हेलो हाय नमस्ते, माय नेम इज आशिमा गुप्ता। सो आज की क्लास में बेटा हम डी एंड एफ ब्लॉक के लेक्चर नंबर 2 पर आ चुके हैं। आई होप लास्ट क्लास में जितना आपको पढ़ाया था आपको क्लियर हो चुका होगा। सो आज की क्लास में भी हम बेटा प्रॉपर्टीज ऑफ ट्रांजिशन एलिमेंट्स को ही कंटिन्यू करेंगे। सो कल की क्लास में हमने साइज के बारे में बात की थी और सिर्फ साइज के बारे में बात की थी और जनरल इंट्रोडक्शन करा था कि डी ब्लॉक एलिमेंट्स क्या है, एफ ब्लॉक क्या डिफाइन करते हैं, ट्रांजिशन एलिमेंट्स क्या होते हैं, ट्रांजिशन नाम क्यों रखा था हमने। सो ये सारी बातें की थी। उसके बाद मैंने आपको साइज का ट्रेंड बताया था। जब हम डी ब्लॉक में लेफ्ट टू राइट जाते हैं साइज फर्स्ट डिक्रीजेस देन बिकम्स कांस्टेंट और फिर आखिरी में आके साइज क्या कर जाता है, इंक्रीज कर जाता है। बट जब हम डाउन द ग्रुप जाते हैं यानी 3D से 4D में जाते हैं तो साइज बढ़ता है, पर 4D से जब आप 5D सीरीज में जाते हो तो साइज ऑलमोस्ट कांस्टेंट हो जाता है या स्लाइटली डिक्रीज हो जाता है, एक्सेप्ट ग्रुप 3। ग्रुप 3 में ये नहीं लगता। ग्रुप 3 में 3D से 4D, 4D से 5D साइज बढ़ता ही है। बट ग्रुप 4 से 12 में 3D टू 4D साइज बढ़ता है, 4D टू 5D कांस्टेंट या डिक्रीज हो जाता है। और जो डिक्रीज इन साइज हम बोल रहे हैं या उसको हम कॉन्ट्रैक्शन बोलते हैं। इसका एक पर्टिकुलर नाम दिया गया लैंथेनॉइड कॉन्ट्रैक्शन, क्योंकि जो आपके ग्रुप 4 से 12 के अंदर 5D सीरीज में एलिमेंट्स जा रहे होते हैं उनके अंदर 4f14 के इलेक्ट्रॉन्स कंप्लीटली फिल हो चुके होते हैं। 4f इलेक्ट्रॉन्स हैव पुअर शील्डिंग इफेक्ट जिसकी वजह से न्यूक्लियस वैलेंस इलेक्ट्रॉन को अट्रैक्ट कर लेता है और साइज स्लाइटली क्या कर जाता है, डिक्रीज कर जाता है। सो यहाँ तक हमने कल की क्लास में बात किया था। सो आज की क्लास में हम आयनिक रेडियाई के बारे में बात करेंगे। सो आयनिक रेडियाई, आयंस का साइज। सो आयनिक रेडियाई क्या कहता है बेटा, इट डिक्रीज विद इंक्रीज इन ऑक्सीडेशन स्टेट। ये बात याद रखना, जितना पॉजिटिव चार्ज ज्यादा होता है साइज उतना कम होता है। ठीक है, जितना पॉजिटिव चार्ज ज्यादा होता है साइज उतना कम होता है। जैसे अगर मैं सेम एलिमेंट लूं आयरन Fe2+ और आयरन Fe3+, और आपसे पूछा जाए कि इन दोनों में से किसका आयनिक रेडियाई ज्यादा है, तो पॉजिटिव चार्ज जितना ज्यादा साइज उतना कम। इट डिक्रीज विद इंक्रीज इन ऑक्सीडेशन स्टेट, यानी जहां पे ऑक्सीडेशन स्टेट ज्यादा होगा पॉजिटिव चार्ज ज्यादा होगा, वहां पे साइज कम होगा। क्यों होगा ये सोचते हैं। अब होगा क्या यार, आयरन 2+ आयरन 3+ में 3+ में ज्यादा इलेक्ट्रॉन निकला है तो न्यूक्लियस बचे हुए इलेक्ट्रॉन को टाइटली अट्रैक्ट करेगा और साइज क्या कर जाएगा, डिक्रीज कर जाएगा। तो Fe2+ का साइज ज्यादा होगा और Fe3+ का साइज कम होगा। तो पहली बात ये याद रखनी है, पॉजिटिव चार्ज जितना ज्यादा होगा साइज उतना कम होगा। ठीक है। दूसरा, इन जनरल हम क्या बोलते हैं, आयंस ऑफ द सेम चार्ज, यानी वो सारे आयंस जिन पे सेम चार्ज है ना गिवन सीरीज। जैसे मान लो मैं 3D सीरीज की बात कर रही हूं, सो 3D सीरीज के आयंस की बात करते हैं, M2+ आयन की बात करते हैं, यानी स्कैंडियम 2+, टाइटेनियम 2+, वेनेडियम 2+, क्रोमियम 2+, मैग्नीज 2+, आयरन 2+, कोबाल्ट 2+, निकल, कॉपर, जिंक। ठीक है, तो ये क्या बोलता है कि फॉर अ गिवन, मतलब इन जनरल आयंस ऑफ द सेम चार्ज इन गिवन सीरीज, जैसे जैसे एटॉमिक नंबर बढ़ता जाएगा 21, एटॉमिक नंबर तो सेम ही रहेगा, इलेक्ट्रॉन कम हो रहे हैं भले ही। सो जैसे जैसे बेटा एटॉमिक नंबर इंक्रीज होता जाता है इन अ पर्टिकुलर सीरीज जिनमें आयंस पर सेम चार्ज हो, तो आप जब लेफ्ट टू राइट जाओगे जैसे जैसे एटॉमिक नंबर बढ़ता जाएगा साइज क्या करता जाएगा, डिक्रीज करता जाएगा। अब मैं यहाँ पे आयंस की बात कर रही हूँ, न्यूट्रल एलिमेंट की बात नहीं करी। न्यूट्रल का तो हम ट्रेंड कर चुके हैं स्कैंडियम टाइटेनियम वाले का, कि साइज पहले डिक्रीज हुआ फिर कांस्टेंट हुआ फिर इंक्रीज हुआ। बट यहाँ पे मैं बेटा न्यूट्रल एलिमेंट की बात नहीं कर रही, मैं आयन की बात कर रही हूँ। सो व्हेन आयंस ऑफ द सेम चार्ज इन अ गिवन सीरीज इज देयर, तो जैसे जैसे एटॉमिक नंबर बढ़ेगा साइज क्या होता जाएगा, कम होता जाएगा। सो दिस इज ऑल अबाउट आयनिक रेडियाई। आयनाइजेशन एंथैल्पी का एक रिलेशन हमेशा याद रखें, आयनाइजेशन एनर्जी जो होती है वो साइज के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होती है। बाकी आयनाइजेशन एनर्जी कॉन्फ़िगरेशन पे भी डिपेंड करता है। जहां हाफ फिल्ड या फुली फिल्ड स्टेबल होता है वहां पे आयनाइजेशन एनर्जी ज्यादा होता है। आयनाइजेशन एनर्जी अगर किसी को याद ना आ रहा हो
तो मैं थोड़ा सा याद दिला देती हूँ. इट इज द अमाउंट ऑफ एनर्जी रिक्वायर्ड टू रिमूव द इलेक्ट्रॉन फ्रॉम एन आइसोलेटेड गैसियस एटम. जब किसी एटम में से इलेक्ट्रॉन बाहर निकालना होता है तो जो एनर्जी रिक्वायर्ड होती है उस एनर्जी रिक्वायर्ड को हम क्या बुलाते हैं? आयनाइजेशन एनर्जी. सो नॉर्मली लेफ्ट टू राइट जब हम किसी पीरियड में मूव करते हैं, नॉर्मल की बात कर रही हूँ, तो साइज डिक्रीज करता है और आयनाइजेशन एनर्जी क्या करती है? इंक्रीज करती है. ये नॉर्मल ट्रेंड होता है. बट अगेन बेटा क्योंकि डी ब्लॉक के अंदर साइज के अंदर भी बहुत ज्यादा वेरिएशन था, पहले डिक्रीज हुआ था साइज, फिर कांस्टेंट हुआ था, फिर थोड़ा इंक्रीज हुआ था. सो आयनाइजेशन एनर्जी का कोई यहाँ पे रेगुलर ट्रेंड नहीं होता. They follow irregular trend. So irregular trend in the first ionization energy of 3D metal is due to the irregularity in electronic configuration of 4s and 3D orbital. यहाँ पे क्रोमियम का थोड़ा सा कॉन्फ़िगरेशन में आ जाता है 3d54s1, कॉपर में आ जाता है, साइज में इरेगुलरिटी होती है. तो आयनाइजेशन एनर्जी बहुत ज्यादा रेगुलर ट्रेंड फॉलो नहीं करती इन अ पीरियड, इन द डी ब्लॉक के पीरियड, मतलब 3D सीरीज, 4D सीरीज, 5D सीरीज, इस तरीके से. अब बात करते हैं ग्रुप की. सो जब हम किसी ग्रुप में जाते हैं 3D टू 4D, 3D टू 4D में क्या हो रहा था मेरा बेटा? साइज इंक्रीज हो रहा था. 3D टू 4D में अगर साइज इंक्रीज होगा, मैंने पीछे ही बताया, आयनाइजेशन एनर्जी इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू साइज. अगर साइज बढ़ेगा तो आयनाइजेशन एनर्जी क्या करेगी? पहले डिक्रीज करती है. जब आप 4D से 5D में आते हो तो साइज स्लाइटली क्या कर रहा था? डिक्रीज कर रहा था. क्यों कर रहा था? ड्यू टू लैंथेनॉइड कॉन्ट्रैक्शन. हमने कहा था ना जिरकोनियम और हॉफनियम का साइज ऑलमोस्ट बराबर था लैंथेनॉइड कॉन्ट्रैक्शन की वजह से. तो जब आप 4D से 5D में जाते हो साइज थोड़ा सा क्या कर जाता है? डिक्रीज करता है. और अगर साइज थोड़ा सा डिक्रीज करेगा तो आयनाइजेशन एनर्जी क्या कर जाएगी? इंक्रीज कर जाएगी. तो जब आप डाउन द ग्रुप आ रहे हो 3D टू 4D में आयनाइजेशन एनर्जी घटता है क्योंकि साइज बढ़ जाता है. पर 4D से 5D आने में क्योंकि साइज थोड़ा कम हो जाता है, कॉन्ट्रैक्ट हो जाता है, तो आयनाइजेशन एनर्जी क्या कर जाती है? इंक्रीज कर जाती है. ठीक है. इसके अलावा 5D सीरीज की बात कर रहे हैं हम. 5D सीरीज में मरकरी बिल्कुल आखिरी में आता है. इट हैज हाईएस्ट आयनाइजेशन एनर्जी विथ 1007 किलो जूल पर मोल. एंड लैंथेनम जो एक्सट्रीमली लेफ्ट में आता है, इट हैज लोएस्ट आयनाइजेशन एनर्जी विथ 540 किलो जूल पर मोल. बट मैं ये 5D सीरीज की बात कर रही हूँ. ठीक है. सो लैंथेनम की सबसे कम है और मरकरी की सबसे ज्यादा है 5D सीरीज में. ठीक है. यहां तक जो नोट करना है कर लो, वैसे तो आप कर ही लोगे, नोट्स मिल जाते हैं क्लास में, क्लास के बाद. चलिए सवाल करते, क्योंकि जब तक क्वेश्चंस नहीं करेंगे हमें कॉन्सेप्ट क्लैरिटी नहीं आ पाएगा. सो पहला क्वेश्चन बोल रहा है मैग्नीज एंड आयरन, इन दोनों में से किसका थर्ड आयनाइजेशन एनर्जी ज्यादा है, यानी तीसरा इलेक्ट्रॉन रिमूव करने के लिए कहां पे ज्यादा एनर्जी चाहिए होगी. चलिए पहले लिखते हैं मैग्नीज. बेटा मैग्नीज का आउटर कॉन्फ़िगरेशन होता है 3d5 4s2 और आयरन का होता है 3d6 4s2. ठीक है. पहला इलेक्ट्रॉन दोनों से निकालो, यानी IE1, और यहां से भी पहला इलेक्ट्रॉन निकाल दो IE1. पहला इलेक्ट्रॉन निकलेगा तो मुझे मिलेगा मैग्नीज प्लस ही मिलेगा ना एक इलेक्ट्रॉन निकालने पे. कॉन्फ़िगरेशन हो जाएगा 3d5 4s1. आयरन प्लस 3d6 4s1. चलो एक और इलेक्ट्रॉन निकालो IE2. सेकेंड स्टेप हो गया ना आयनाइजेशन एनर्जी, दूसरा इलेक्ट्रॉन निकल रहा है. एक और इलेक्ट्रॉन निकलेगा तो मैग्नीज पे चार्ज कितना आ जाएगा? 2+. कॉन्फ़िगरेशन हो जाएगा 3d5, यहां से निकल जाएगा. आयरन से भी निकाल देते हैं IE2. आयरन 2+ 3d6. तीसरा इलेक्ट्रॉन निकालना है. सोच के बताना, बिल्कुल थोड़ा लॉजिकली सोचोगे तो समझ आ जाएगी चीज.
कहाँ से तीसरा इलेक्ट्रॉन निकालना मुश्किल है, कहाँ पे मुझे ज्यादा एनर्जी चाहिए होगी? बेटा जैसे ही मैग्नीज 2+ पहुंचा और 3d5 कॉन्फ़िगरेशन अटेन हुआ तो ये हाफ फिल्ड स्टेबल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है। अगर ये हाफ फिल्ड स्टेबल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है तो ये इलेक्ट्रॉन लूज अब और नहीं करना चाहेगा। मैग्नीज 2+ से 3+ बन के खुश नहीं होगा, 3d5 से 3d4 बन के खुश नहीं होगा। क्यों खुश नहीं होगा? क्योंकि मैं उसकी स्टेबिलिटी खराब कर रही हूं। इट हैज हाफ फिल्ड स्टेबल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। आप किसी की स्टेबिलिटी खराब करोगे, कोई आराम से बैठ के पढ़ रहा है, तुम उसको जाके फालतू में डिस्टर्ब करोगे तो लड़ाई होगी, चीखेगा चिल्लाएगा वो तुम पे, है ना? तो यहाँ पे भी यही है, मैग्नीज 2+ ने अपना हाफ फिल्ड स्टेबल कॉन्फ़िगरेशन अटेन कर लिया, बट जब आप तीसरा इलेक्ट्रॉन निकालोगे तो 3d5 में से निकलेगा नेक्स्ट इलेक्ट्रॉन, और जब यहां से इलेक्ट्रॉन निकलेगा तो इसकी स्टेबिलिटी खराब हो जाएगी, ये नहीं निकालना चाहता। और अगर आप निकालोगे इलेक्ट्रॉन तो आपको बहुत ज्यादा एनर्जी देनी पड़ेगी, तो यहाँ पे इट इज गोइंग टू हैव हाई IE3। बट आयरन 2+ से 3+ जब बनेगा, मतलब एक और इलेक्ट्रॉन निकालोगे तो 3d6 से 3d5 बनेगा, तो ये तो आसानी से एक इलेक्ट्रॉन निकाल देगा। क्यों? ये कहेगा ले लो मुझसे इलेक्ट्रॉन ले लो, मैं तो हाफ फिल्ड स्टेबल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन अटेन कर लूंगा। तो आयरन 2+ आसानी से एक इलेक्ट्रॉन और लूज कर सकता है। सो दिस इज गोइंग टू हैव लो IE3 while manganese is going to have high third ionization energy। और रीजन क्या हो जाएगा? बिकॉज इन मैग्नीज 2+ it has attained half filled stable electronic configuration, so to remove the third electron the half filled stable electronic configuration will get destroyed। ठीक है, चलिए नेक्स्ट है 3D सीरीज में किस एलिमेंट में हाईएस्ट IE3 है, थर्ड आयनाइजेशन एनर्जी। तो मतलब 2 इलेक्ट्रॉन तो निकल गए, तीसरे के लिए चेक करना है, तो एक बार फटाफट से लिख लेते हैं। स्कैंडियम 2+, टाइटेनियम 2+, वेनेडियम 2+, क्रोमियम, मैग्नीज, आयरन, कोबाल्ट, निकल, कॉपर और जिंक। तीसरा इलेक्ट्रॉन निकालना है, 2 तो निकल गए, तीसरा निकालने के लिए हमें अब देखना है। सो यहाँ पर पहली चीज, जब आप तीसरा इलेक्ट्रॉन निकालोगे तो जिंक 2+ में बेटा 3d10 हो चुका है। तीसरा इलेक्ट्रॉन निकालोगे, जिंक 2+ को 3+ में कन्वर्ट करोगे, नहीं होगा। दूसरा रीजन मैंने अभी अभी आपको बताया था, इन अ गिवन सीरीज वेयर आयंस हैव द सेम चार्ज, जब आप लेफ्ट टू राइट जाते हो एटॉमिक नंबर बढ़ता है तो साइज घटता है। साइज अगर घटेगा तो आयनाइजेशन एनर्जी बढ़ेगी, तो जिंक 2+ की क्या होती है? हाईएस्ट IE3। एक तो जिंक 2+ का साइज सबसे छोटा होगा, यहाँ पे आयनाइजेशन एनर्जी ज्यादा होगी। ऑल्सो तीसरा इलेक्ट्रॉन रिमूव करने के लिए इसका फुली फिल्ड स्टेबल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन खराब होगा, ये नहीं खराब करना चाहेगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट है 3D 4D एंड 5D सीरीज में विच एलिमेंट इज एक्सपेक्टेड टू हैव हाईएस्ट IE1। सो हाईएस्ट IE1 मैंने आपको बेटा पीछे ही बताया था, 5D सीरीज होता है जिसमें मरकरी हैज द हाईएस्ट IE1 5D सीरीज में। लैंथेनॉइड कॉन्ट्रैक्शन लग रहा होता है, सो मरकरी का हाईएस्ट आयनाइजेशन एनर्जी होता है इन दी 5D सीरीज। 3D 4D 5D में पूछ रहा था, तो 5D सीरीज में मरकरी होता है which has the highest IE1 in all the 3 सीरीज, और लैंथेनम का लोएस्ट था। ठीक है, वैल्यू याद नहीं करनी है, कोई पूछेगा नहीं, बट फिर भी अगर किसी को लग रहा है तो आप लिख लो, बट अगेन आपसे कोई वैल्यू नहीं पूछता सवालों में। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। नेक्स्ट है व्हाई क्रोमियम एंड कॉपर हैव एबनॉर्मली हायर सेकेंड आयनाइजेशन एनर्जी। इनकी सेकेंड आयनाइजेशन एनर्जी जरूरत से ज्यादा, मतलब एबनॉर्मली की नॉर्मली से ज्यादा क्यों है? तो पहले क्रोमियम लिखते हैं, क्रोमियम है 24, कॉन्फ़िगरेशन होता है आर्गन। मैं बार बार बोल रही हूँ बेटा, कॉन्फ़िगरेशन बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेगा यहाँ। 3d5 4s1, और कॉपर होता है
आर्गन 18 3d10 4s1। जब पहला इलेक्ट्रॉन निकलेगा IE1 तो क्रोमियम प्लस हो जाएगा आर्गन 18 3d5, है ना। और जब कॉपर में से पहला इलेक्ट्रॉन निकलेगा तो ये हो जाएगा कॉपर प्लस विथ 3d10, आर्गन 18 3d10। सो दूसरा, अब यहां पे जो कॉन्फ़िगरेशन है वो है हाफ फिल्ड स्टेबल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। यहां पर अटेन हो चुका है फुली फिल्ड स्टेबल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। अब आप अगर नेक्स्ट इलेक्ट्रॉन निकालना चाहोगे क्रोमियम में से तो वो 3d5 से जाएगा। कॉपर में से, कॉपर प्लस में से एक और इलेक्ट्रॉन निकालना चाहोगे तो वो 3d10 से जाएगा, मतलब 3d10 से 3d9, 3d5 से 3d4। क्या ये बनना चाहेंगे? क्या ये अपनी स्टेबिलिटी खराब करना चाहेंगे? नहीं यार, स्टेबिलिटी तो कोई भी नहीं खराब करना चाहता अपनी। सो क्रोमियम प्लस से जब आप एक और इलेक्ट्रॉन निकालोगे तो IE2 एबनॉर्मली हाई होगी और यहाँ पे भी IE2 एबनॉर्मली जरूरत से ज्यादा हाई होती है, क्योंकि आप यहाँ पे हाफ फिल्ड खराब करोगे और यहाँ पे आप फुली फिल्ड खराब करोगे। और कॉन्फ़िगरेशन खराब होना नहीं चाहता, तो अगर हम खराब कर रहे हैं, जबरदस्ती खराब कर रहे हैं, जबरदस्ती इलेक्ट्रॉन निकाल रहे हैं, तो आपको ज्यादा एनर्जी देनी पड़ती है। एम आई क्लियर विद दिस? कि जहां पे स्टेबिलिटी आ रही होगी, कॉन्फ़िगरेशन स्टेबल हो रहा होगा हाफ फिल्ड या फुली फिल्ड, और अगर आप फिर भी इलेक्ट्रॉन निकालना चाहोगे सो इट इज गोइंग टू हैव अ हायर वैल्यू दैन एक्सपेक्टेड। चलिए नेक्स्ट ट्रेंड की बात कर रहे हैं। तो पहला हमने फिजिकल प्रॉपर्टीज की बात करी थी कल। मैलिएबल होते हैं, लस्ट्रस होते हैं, सोनोरस होते हैं, डक्टाइल होते हैं, गुड कंडक्टर होते हैं हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी के, हार्ड होते हैं मरकरी एक्सेप्ट मरकरी विच इज लिक्विड। फिर हमने दूसरी बात करी थी एटॉमिक रेडियाई की, तीसरी बात करी आयनिक रेडियाई की, चौथी बात करी हमने आयनाइजेशन एनर्जी की, पांचवी प्रॉपर्टी पढ़ रहे हैं ऑक्सीडेशन स्टेट। ठीक है। सो डी ब्लॉक एलिमेंट्स जो होते हैं ना यार, ये वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट दिखाते हैं एक्सेप्ट फर्स्ट एंड लास्ट मेंबर। फर्स्ट और लास्ट मेंबर वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट नहीं दिखाता किसी भी सीरीज में। फर्स्ट एंड लास्ट मेंबर को छोड़कर बाकी सब मतलब वेराइटी ऑफ ऑक्सीडेशन स्टेट मिलता है आपको, वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट मिलता है। और रीजन क्या होता है? ड्यू टू द सिमिलर एनर्जी ऑफ ns इलेक्ट्रॉन एंड n-। इन इलेक्ट्रॉन्स की जो एनर्जी होती है वो ऑलमोस्ट सिमिलर होती है, बहुत ज्यादा डिफरेंस नहीं आता, होता नहीं है एनर्जी में। तो यहाँ का भी इलेक्ट्रॉन पार्टिसिपेट करता है, यहाँ का भी करता है, जिसकी वजह से आपको काफी वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट मिल जाती है। तो ये रीजन है, ये पूछ लिया जाता है। ठीक है, अब जरा थोड़ा और ध्यान दे टेबल पे। स्कैंडियम वेरिएबल नहीं दिखाएगा, जिंक भी वेरिएबल नहीं दिखाएगा। स्कैंडियम ओनली शोज +3, जिंक ओनली शोज +2। अब बात करते हैं टाइटेनियम में। देखें टाइटेनियम का कॉन्फ़िगरेशन क्या होता है बेटा? 3d2 4s2, 2 गए +2, एक और गया +3, एक और गया +4। वेनेडियम होता है 3d3 4s2, तो टोटल 5 इलेक्ट्रॉन्स तक लूज हो सकता है, मैक्सिमम +5। क्रोमियम 3d5 4s1 +2 +3 +4 +5 +6। मैग्नीज 3d5 4s2 7 तक दिखा सकता है। बट मैग्नीज के बाद आपकी ऑक्सीडेशन स्टेट कम होती जाती है। क्यों? क्योंकि इलेक्ट्रॉन पेयर होना स्टार्ट हो जाता है डी के अंदर। ठीक है, सो आयरन मैक्सिमम शो कर सकता है +6, कोबाल्ट +4, निकल भी +4, कॉपर खाली 2 ही शो करता है +1 और +2। तो पहले ऑक्सीडेशन स्टेट मिडल तक आकर इंक्रीज होती है, उसके बाद ऑक्सीडेशन स्टेट क्या करना स्टार्ट कर देती है? डिक्रीज करना स्टार्ट कर देती है, क्योंकि मैग्नीज के बाद फिर डी के अंदर इलेक्ट्रॉन पेयर होना स्टार्ट हो जाते हैं। ठीक है, और वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट का रीजन क्या है? दैट दे हैव सिमिलर एनर्जी ऑफ ns इलेक्ट्रॉन्स एंड n-1d, जो अंदर की शेल के d इलेक्ट्रॉन है और जो बाहर वाली शेल के s इलेक्ट्रॉन है, सिमिलर सी एनर्जी होती है, तो दोनों के इलेक्ट्रॉन पार्टिसिपेट करते हैं। चलिए सवाल पर आते हैं, क्या क्या सवाल बनते हैं ऑक्सीडेशन स्टेट से। पहला है नेम द ट्रांजिशन एलिमेंट विच डज नॉट एग्जिबिट वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट। अब हमने बोला भाई फर्स्ट मेंबर और लास्ट मेंबर जो होता है वो वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट नहीं दिखाता,
बट लास्ट मेंबर मैंने आपको बताया था बेटा जिंक कैडमियम मरकरी, उनको तो हम ट्रांजिशन कंसिडर ही नहीं करते, वो तो सूडो ट्रांजिशन होते हैं। तो आंसर में खाली फर्स्ट मेंबर ही आएगा। तो फर्स्ट मेंबर में आपका क्या हो जाएगा, स्कैंडियम। ठीक है, ये सिर्फ क्या शो करता है, इट शोज ओनली +3 ऑक्सीडेशन स्टेट। ठीक है, आप यहां पे आंसर जिंक नहीं लिखेंगे क्योंकि जिंक इज नॉट कंसिडर्ड एज अ ट्रांजिशन एलिमेंट। नेक्स्ट है कैलकुलेट द ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ Fe in FeCO5 and Ni in NiCO4। जिसका ऑक्सीडेशन स्टेट निकालना है X ले लो, 5 इंटू कार्बोनिल पे 0 चार्ज होता है एंड टोटल भी कॉम्प्लेक्स न्यूट्रल है तो X 0 आ जाएगा, यानी आयरन का ऑक्सीडेशन स्टेट 0। ऐसे ही X + 4 इंटू 0 इज इक्वल टू 0, तो X कितना आ जाएगा 0। ठीक है, ऑक्सीडेशन स्टेट निकाला है, टोटल सम ऑफ वैलेंसी इक्वल टू 0 क्योंकि न्यूट्रल कॉम्प्लेक्सेस है। चलिए नेक्स्ट है नेम एनी 2 transition metals which exhibit oxidation state of +8। +8 तक, पहली बात तो मैक्सिमम ऑक्सीडेशन स्टेट +8 तक ही हो सकता है, उससे ज्यादा नहीं हो सकता, बिकॉज आउटर मोस्ट शेल कैन हैव अ मैक्सिमम ऑफ 8 इलेक्ट्रॉन्स। तो हम बात करते हैं आपका ग्रुप 8 जिसका कॉन्फ़िगरेशन होता है N-1d6NS2। ठीक है, इसमें आता है आपका आयरन, रुथेनियम, ऑस्मियम। ठीक है, तो जो आयरन होता है बेटा ये तो शो करता है, हमने पीछे ही देख लिया था, ये देखो आयरन ग्रुप 3 4 5 6 7 8। तो आयरन शोज मैक्सिमम +6 ऑक्सीडेशन स्टेट, but ruthenium and osmium shows maximum oxidation state of +8। तो बोल रहा है नाम लिखने हैं, हमें नाम लिखने हैं, तो नाम में क्या हो जाएगा, रुथेनियम एंड ऑस्मियम। एग्जाम्पल भी देती हूं, OSO4 ऑस्मियम टेट्रा ऑक्साइड। यहां पर आप ऑस्मियम का ऑक्सीडेशन स्टेट निकालोगे तो X + 4 इंटू -2, एक ऑक्सीजन पे -2 होता है तो 4 पे -8 का चार्ज होगा इज इक्वल टू 0, तो X कितना आ जाएगा +8। ठीक है, सो आयरन नहीं शो करता, सेम ग्रुप का है, बट रुथेनियम और ऑस्मियम मैक्सिमम +8 तक दिखा देते हैं। चलिए नेक्स्ट चले बेटा आगे। देखो ये चैप्टर बहुत इजी है, ट्रस्ट मी बहुत इजी है, छोटी छोटी चीजें हैं, आप जैसे जैसे टॉपिक हो रहा है मैं वैसे वैसे क्वेश्चंस करा रही हूँ ताकि आपको चीजें याद रहें। आई एम टेकिंग एनसीईआरटी क्वेश्चंस आल्सो इन बिटवीन, ये एनसीईआरटी के ही क्वेश्चन है, जैसे ये वाला आई थिंक एनसीईआरटी का या तो एग्जाम्पल है या इन टेक्स्ट क्वेश्चन है। सो एनसीईआरटी के क्वेश्चंस हो गए, कुछ अलग सप्लीमेंट्री बुक्स के क्वेश्चंस हो गए जो इंपॉर्टेंट है कि आने के चांसेस हैं वो सारे, बाकी जो जो एरियाज है टॉपिक के क्वेश्चंस के आई विल मार्क, आप अपने नोट्स में उनको मार्क करते चलना। चलिए नेक्स्ट आ रहे हैं ट्रेंड्स इन दी M2+ से M के स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल पे, क्योंकि अब आप इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री पढ़ चुके हो तो अब आपको ये तो पता है भाई स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल क्या होता है। सो स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल की जो वैल्यूज होती हैं किसी भी एलिमेंट के लिए, हम बोलते हैं लिथियम की सबसे ज्यादा नेगेटिव में होती है, फ्लोरीन की सबसे ज्यादा पॉजिटिव में होती हैं, बट ये वैल्यू हमें कैसे कैलकुलेट कर रहे हैं वो तो समझ आ गया, E0 सेल इक्वल टू E0 कैथोड माइनस E0 एनोड, आप SHE के रिस्पेक्ट में मेजर कर रहे होते हो, बट कोई एलिमेंट बहुत नेगेटिव क्यों दिखा रहा है, कोई एलिमेंट बहुत पॉजिटिव क्यों दिखा रहा है, ये चीज किस पे डिटर्मिन करती है, ये चीज किस पे डिपेंड करती है, हमें कैसे पता चल पा रहा है, तो ये समझेंगे। सो बेसिकली क्या होता है बेटा, जब आप कोई मेटल लेते हो तो वो सॉलिड स्टेट में होता है, ठीक है, सॉलिड में, आप उस मेटल को सॉलिड से पहले किस में चेंज करते हो, गैसियस में, तो उस टाइम पर जो एनर्जी रिक्वायर्ड होती है उस एनर्जी को हम क्या बुलाते हैं, सब्लिमेशन, व्हेन अ सॉलिड डायरेक्टली चेंजेस इनटू गैस। और क्योंकि आप मेटल सॉलिड को गैस में चेंज कर रहे हो तो आपको एनर्जी देनी पड़ेगी, यानी ये कैसा होगा,
एंडोथर्मिक होगा, है ना। एंडो में पॉजिटिव होता है, मैं साइड में लिख देती हूँ। एंडो का मतलब एनर्जी रिक्वायर्ड, तो डेल्टा एच पॉजिटिव होता है। एक्सो में एनर्जी रिलीज होती है, तो यहाँ पे डेल्टा एच आपका नेगेटिव होता है, ठीक है। अब एम गैसियस से मान लो, क्योंकि हमें M2+ तक की बात करनी है, तो पहला इलेक्ट्रॉन निकालो IE1, ये चेंज होगा M+ गैसियस, एंडो होगा। आयनाइजेशन एनर्जी तो हमेशा एंडो होती है, इलेक्ट्रॉन निकालना है तो एनर्जी चाहिए होगी। एक और इलेक्ट्रॉन निकालो, तो ये बदलेगा M2+ गैसियस IE2, ये भी आपका कैसा होगा, एंडो, ठीक है। फिर आप इसको हाइड्रेट करोगे, यानी पानी से सराउंड कराओगे या पानी में डिसॉल्व करोगे, तो इस टाइम पर जो एनर्जी रिलीज होती है उसको बुलाते हैं हाइड्रेशन एनर्जी, क्योंकि आप गैसियस आयन को हाइड्रेट करा रहे हो। और जो हाइड्रेशन एनर्जी होती है ये कैसी होती है आपकी, एक्सोथर्मिक, यानी यहां पर एनर्जी रिलीज होती है, पर सब्लिमेशन आयनाइजेशन में एनर्जी रिक्वायर्ड होती है, ठीक है। अब यहाँ पे क्या है, जो आप ट्रेंड में वैल्यूज देखोगे वो इरेगुलर है, -1.63, -1.18, फिर -0.90, यहाँ तक फिर भी ठीक था, पर फिर वैल्यू में देखो -1.18, फिर -0.44, -0.28, फिर एकदम जिंक में बढ़ गई। कॉपर के केस में वैल्यू जो है वो पॉजिटिव होती है, सिर्फ कॉपर के केस में पॉजिटिव आ रही होती है। तो जो ट्रेंड है अगेन वो कैसा ट्रेंड है आपका, इरेगुलर। और ये इरेगुलरिटी ट्रेंड के अंदर क्यों आ रही है, क्योंकि IE1 का ट्रेंड इरेगुलर हो सकता है, किसी के लिए हो सकता है इलेक्ट्रॉन निकालना आसान हो, किसी में हो सकता है मुश्किल हो। इसके अलावा सब्लिमेशन एनर्जी पे डिपेंड करेगा, किसी के लिए सब्लिमेशन ज्यादा चाहिए होगा, किसी के लिए हो सकता है कम चाहिए हो। सो इरेगुलरिटी आती है क्योंकि आपका साइज, आपकी आयनाइजेशन एनर्जी, सब्लिमेशन, हाइड्रेशन, बहुत सारे पैरामीटर साथ में काम कर रहे होते हैं। हमें जो सवाल आता है वो यहां से आता है, और आ भी रखा है, और एनसीईआरटी के अंदर भी दे रखा है कि कॉपर के केस में E0 वैल्यू पॉजिटिव क्यों आता है। तो एक बार जरा सेम चीज बेटा कॉपर के लिए लिखेंगे हम। पहले कॉपर सॉलिड को किस में चेंज करना पड़ेगा, सब्लिमेशन देकर, कॉपर गैसियस में। फिर कॉपर गैसियस से मैं सीधा लिख रही हूं इसको, हमें कॉपर 2+ में चेंज करना है, तो मुझे देना पड़ेगा IE1 प्लस IE2, है ना, डेल्टा एच भी हटा देता है। आयनाइजेशन, फर्स्ट आयनाइजेशन और सेकंड आयनाइजेशन दोनों लिख दिया, IE1 IE2। और फिर ये कॉपर 2+ गैसियस को हम किस में चेंज करेंगे, कॉपर 2+ एक्वस में। यहाँ पे क्या है, हाइड्रेशन एनर्जी। अब होता क्या है कि जो ये वाली एनर्जी है ये रिक्वायर्ड है, ये एंडो, ये भी एंडो, और ये वाली कैसी है, एक्सो, ठीक है। ये पॉजिटिव वो नेगेटिव होती है। तो यहाँ पर क्या होता है, जो रिक्वायर्ड एनर्जी यानी सब्लिमेशन और आयनाइजेशन का जो रिक्वायर्ड एनर्जी है वो बहुत ज्यादा होती है एज कंपेयर टू द रिलीज्ड एनर्जी। रिक्वायर्ड पॉजिटिव में, रिलीज नेगेटिव में। मान लो मुझे रिक्वायर्ड +500 में है, बट हाइड्रेशन से रिलीज बेटा खाली -300 हो रही है, तो ओवरऑल वैल्यू मेरी पॉजिटिव ही आएगी ना। ओवरऑल वैल्यू आपकी क्या आ जाएगी, पॉजिटिव ही आएगी। तो यहां पर क्या होता है कॉपर के केस में, so this is because high energy is required to transform copper solid to copper 2+ aqueous which is not balanced by its hydration energy। यानी रिक्वायर्ड एनर्जी इतनी ज्यादा है कि जब हाइड्रेशन हो भी रहा होता है, एनर्जी रिलीज भी हो रही होती है, तो भी वो रिक्वायर्ड एनर्जी को बैलेंस नहीं कर पाती। सो यहाँ पे हम लिख सकते हैं दैट रिक्वायर्ड एनर्जी इज मोर than the released energy। एनर्जी रिक्वायर्ड ज्यादा है, रिलीज कम है, जिसकी वजह से कॉपर आपकी कैसी वैल्यू शो करता है, पॉजिटिव वैल्यू शो करता है। और पॉजिटिव E0 कितना शो करता है, +0.34 वोल्ट। यानी यहाँ पे सब्लिमेशन और आयनाइजेशन का एनर्जी इतना रिक्वायर्ड होता है कि जब आप हाइड्रेट भी करते हो, एनर्जी रिलीज भी होती है, तो भी वो रिक्वायर्ड को कंपनसेट नहीं कर पाती, बैलेंस नहीं कर पाती है।
यहाँ तक बात क्लियर है? क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट है, सवाल आता है, तो मैं लिख रही हूँ यहाँ पे PYQR रखे हैं, NCERT में भी दे रखा है। चलिए क्वेश्चन करते हैं हम जरा। इन 3D सीरीज मैग्नीज शो हाईएस्ट ऑक्सीडेशन स्टेट्स, है ना, मैग्नीज वाज शोइंग द हाईएस्ट ऑक्सीडेशन स्टेट्स। मैग्नीज कहां से कहां शो कर रहा था बेटा? +2 से लेकर +7 तक शो करता है ऑक्सीडेशन स्टेट। +2 +3 +4 +5 +6 +7 तक शो करता है। कैसे कर रहा है और क्यों कर रहा है? तो मैग्नीज का कॉन्फ़िगरेशन क्या है? आर्गन 18 3D5 4s2, ये हुआ 3D5 और ये हुआ 4s2। सो यहां पे क्योंकि ड्यू टू सिमिलर एनर्जी ऑफ 3D and 4s electrons, manganese can show up to +7 oxidation state। मैग्नीज +7 तक दिखा सकता है। +7 तक कैसे दिखाएगा? जब बेटा 2s के और 500 d के इलेक्ट्रॉन्स निकल जाएं। और वो कैसे निकल रहे हैं? क्योंकि इनकी और इनकी ऑलमोस्ट सिमिलर एनर्जी है, तो यहाँ का भी इलेक्ट्रॉन पार्टिसिपेट करता है और यहाँ का भी करता है। सो मैग्नीज कैन शो अ मैक्सिमम ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ +7, और सबसे हाईएस्ट या कह सकते हो सबसे ज्यादा वेरिएबल शो करता है +2 से लेकर +7 तक। सो ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, ये तो बहुत इंपॉर्टेंट है, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। कह रहा है कि क्रोमियम 2+ जो है वो रिड्यूसिंग है और मैग्नीज 3+ जो है वो ऑक्सीडाइजिंग है। रिड्यूसिंग का मतलब है रिड्यूसिंग एजेंट या रिड्यूसिंग पावर अच्छी है, ऑक्सीडाइजिंग का मतलब है ऑक्सीडाइजिंग एजेंट बढ़िया है या ऑक्सीडाइजिंग पावर है। ऑक्सीडाइजिंग का मतलब है ऑक्सीडाइजिंग एजेंट अच्छा है, दूसरे को ऑक्सीडाइज करेगा, और दोनों का D4 कॉन्फ़िगरेशन होता है। पहले जरा क्रोमियम की बात करेंगे हम, है ना, क्रोमियम 2+ की। तो समझना क्रोमियम का कॉन्फ़िगरेशन क्या था बेटा? 3D5 4s1। 2 इलेक्ट्रॉन निकाल दो, 2 इलेक्ट्रॉन निकालोगे तो एक s से जाएगा एक d से जाएगा, तो आपके पास क्या बच जाएगा? 3D4। यहां तक बात समझ आ रही है? मैग्नीज 3+ का कॉन्फ़िगरेशन, पहले मैग्नीज का क्या था? आर्गन 18, वो नहीं लिख रही हूं। 3D5 4s2। 3+ का मतलब कितने इलेक्ट्रॉन निकलेंगे? 3, तो 2 यहां से एक यहां से निकाल दो, तो आपके पास क्या बचेगा? 3D4। ठीक है जी, दोनों 3D4 हैं। फिर भी हम कह रहे हैं बोथ आर हैविंग D4 कॉन्फ़िगरेशन, बट क्रोमियम 2+ रिड्यूसिंग बिहेव करता है और मैग्नीज 3+ ऑक्सीडाइजिंग बिहेव करता है। अब थोड़ा और सोचो यार, रिडक्शन होता है बेटा गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन, रिडक्शन होता है गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन, तो रिड्यूसिंग एजेंट क्या करेगा? इलेक्ट्रॉन को लूज करेगा, यही करेगा ना, रिड्यूसिंग एजेंट दूसरे को रिड्यूस करेगा, खुद ऑक्सीडाइज होगा, खुद ऑक्सीडाइज होगा तो इलेक्ट्रॉन को लूज करेगा। ये क्रोमियम 2+ था। जब क्रोमियम 2+ एक इलेक्ट्रॉन लूज करेगा तो ये किस में कन्वर्ट होगा? क्रोमियम 3+ में, और 3D4 से बेटा किस में कन्वर्ट हो जाएगा? 3D3 में। ठीक है, ऑक्सीडेशन होता है लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन, यानी ऑक्सीडाइजिंग एजेंट क्या करेगा? इलेक्ट्रॉन को गेन करेगा। ऑक्सीडाइजिंग एजेंट का काम क्या होता है? दूसरे को ऑक्सीडाइज करना, खुद रिड्यूस होना। खुद रिड्यूस होगा तो बट ऑब्वियस ही बात है इलेक्ट्रॉन को गेन करेगा। तो ये जब एक इलेक्ट्रॉन गेन करेगा तो 3+ की बजाय किस में चेंज हो जाएगा? मैग्नीज 2+ में। और जब ये मैग्नीज 2+ में चेंज होगा बेटा, एक इलेक्ट्रॉन गेन करेगा तो 3D4 की बजाय क्या बन जाएगा? 3D5। होता क्या है कि जब मैग्नीज 3+ एक इलेक्ट्रॉन गेन करता है, खुद रिड्यूस होता है, दूसरे को ऑक्सीडाइज करता है, तो 3D5 में कन्वर्ट होता है और क्या अटेन कर लेता है? हाफ फिल्ड
स्टेबल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। सो मैग्नीज 3+ से किस में कन्वर्ट होना चाह रहा होता है, मैग्नीज 2+ में। एक इलेक्ट्रॉन गेन करना चाह रहा होता है, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की तरह बिहेव करता है, दूसरे को ऑक्सीडाइज कर रहा होता है पर खुद रिड्यूस हो जाता है क्योंकि स्टेबिलिटी अटेन कर लेता है। क्रोमियम के केस में क्या होता है, क्रोमियम 2+ जो होता है, जब वो एक इलेक्ट्रॉन को लूज करता है, ध्यान से सुनना, जब वो एक इलेक्ट्रॉन को लूज करता है यानी दूसरे को रिड्यूस करता है पर खुद ऑक्सीडाइज होता है, एक और इलेक्ट्रॉन लूज करता है, तो 3d3 में ये जो कॉन्फ़िगरेशन होता है ये अटेन करता है हाफ फिल्ड स्टेबल T2G कॉन्फ़िगरेशन, हाफ फिल्ड स्टेबल T2G कॉन्फ़िगरेशन। अब T2G मैंने आपको बताया था बेटा, जो शुरू के ऑर्बिटल होते हैं dxy dyz dxz लिखते हैं, dx² माइनस y² और इसको क्या रिप्रेजेंट करते हैं, dz²। ये वाले T2G थे, कल की क्लास में बताया था dx² माइनस y² एंड dz² क्या होते हैं, Eg होते हैं। तो क्रोमियम जो होता है उसके लिए हाफ फिल्ड T2G ज्यादा स्टेबल होता है, जिसकी वजह से हम बोलते हैं कि ये क्या करता है, एक इलेक्ट्रॉन लूज करना चाहेगा, क्योंकि जब ये लूज करेगा तो ये हाफ फिल्ड स्टेबल T2G हाफ फिल्ड यही होगा ना बेटा, अगर T2G क्या था, dxy dyz dxz, ये T2G है, हाफ फिल्ड ये होगा, फुली फिल्ड होगा जब T2G 6 हो जाएगा, हाफ फिल्ड होगा T2G 3। सो क्रोमियम 3+ अटेन कर लेता है हाफ फिल्ड T2G कॉन्फ़िगरेशन विच इज मोर स्टेबल फॉर क्रोमियम 3+। इसीलिए ये क्या करता है, एक इलेक्ट्रॉन लूज कर देता है, 3d4 से 3d3 में कन्वर्ट हो जाता है और हाफ फिल्ड स्टेबल T2G अटेन कर लेता है। बट मैग्नीज 3+ क्या करता है, एक इलेक्ट्रॉन गेन करता है, और जब ये एक इलेक्ट्रॉन गेन करता है तो ये 2+ में कन्वर्ट होके 3d5 अटेन कर लेता है। तो हम बोलते हैं क्रोमियम 2+ रिड्यूसिंग एजेंट होता है, दूसरे को रिड्यूस करता है, खुद ऑक्सीडाइज होता है, खुद एक इलेक्ट्रॉन लूज करके 3d3 अटेन करता है। और मैग्नीज 3+ ऑक्सीडाइजिंग होता है, दूसरे को ऑक्सीडाइज करता है, खुद रिड्यूस होता है, खुद इलेक्ट्रॉन गेन करके हाफ फिल्ड स्टेबल D5 कॉन्फ़िगरेशन अटेन करता है। सो दिस इज अ वेरी 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 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, बहुत बार आ रखा है, एनसीईआरटी का एग्जाम्पल है, रिपीटेडली आस्क्ड क्वेश्चन है, ठीक है। सो आई होप आपको ये सवाल क्लियर हो गया होगा कि कौन रिड्यूसिंग और कौन ऑक्सीडाइजिंग क्यों बिहेव कर रहा है। चलिए नेक्स्ट आ रहे हैं प्रॉपर्टीज ऑफ ट्रांजिशन एलिमेंट्स पे। सो पहले बात कर लेते हैं जरा डेंसिटी की। जब आप लेफ्ट टू राइट जाओगे सो डेंसिटी क्या करती है, इंक्रीज करती है। टाइटेनियम से लेके कॉपर तक, जिंक की बात हम नहीं कर रहे हैं। डेंसिटी का फॉर्मूला क्या होता है बेटा, डेंसिटी इज इक्वल टू मास अपॉन वॉल्यूम। और क्योंकि हम एक एटम को स्फीयर कंसिडर करते हैं तो वॉल्यूम किसके बराबर होता है, 4/3 पाई आर क्यूब, है ना। तो जिंक के केस में क्या होता है, एक तो थोड़ा साइज ज्यादा होता है, दूसरा अभी बात करूंगी मैं मेटालिक बॉन्डिंग की। जिंक के अंदर क्या होता है, डी के सारे इलेक्ट्रॉन पेयर्ड होते हैं, D10 होता है। सारे इलेक्ट्रॉन पेयर होने की वजह से क्या होता है, जो मेटालिक बॉन्ड होता है वो वीक होता है। वीक होने की वजह से जो जिंक होता है उसका मेल्टिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट भी लो होता है, डेंसिटी भी लो होती है, और साइज ज्यादा है, वॉल्यूम ज्यादा होगा, डेंसिटी कम होगी। सो लेफ्ट टू राइट डेंसिटी इंक्रीज करती है, बट जो हम डेंसिटी इंक्रीज की बात कर रहे हैं वो कहां से कहां तक कर रहे हैं, टाइटेनियम से लेकर कॉपर तक। सेकेंड पॉइंट आई गया मेटालिक बॉन्ड का, ग्रेटर द नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन स्ट्रॉन्गर इज द रिजल्टेंट बॉन्ड। सो याद रखें, मेटालिक बॉन्डिंग is directly proportional to number of unpaired electrons. जितने ज्यादा अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स होंगे उतना ज्यादा मेटालिक बॉन्ड होगा। इसके अलावा मेटालिक बॉन्ड इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है साइज के, बड़ा एटम होगा तो वीक बॉन्ड होगा, सॉरी, और छोटा एटम होगा तो स्ट्रॉन्ग बॉन्ड होगा। इसके अलावा जितना स्ट्रॉन्ग मेटालिक बॉन्ड होगा हार्डनेस उतनी ज्यादा होती है, एलिमेंट की, मेटल की हार्डनेस उतनी ज्यादा होती है, सॉफ्टनेस उतनी कम होती है। इसके अलावा मेटालिक बॉन्ड जितना ज्यादा होता है मेल्टिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट भी उतना ही ज्यादा होता है। सो मेटालिक बॉन्ड इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन, इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू साइज। जितना ज्यादा मेटालिक बॉन्ड होगा उतना ज्यादा हार्डनेस होगा, जितना स्ट्रॉन्ग मेटालिक बॉन्ड होगा उतना ज्यादा मेल्टिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट होगा।
सो वही बात करी है मैंने, मेल्टिंग पॉइंट बॉइलिंग पॉइंट डी ब्लॉक एलिमेंट्स का हाई होता है एक्सेप्ट जिंक कैडमियम मर्करी। जिंक कैडमियम मरकरी के केस में बेटा क्या था, 3d10 4s2, 4d10 5s2, 5d10 6s2, ठीक है। डी के सारे इलेक्ट्रॉन्स फुली फिल्ड है, सारे इलेक्ट्रॉन पेयर्ड है, पर मेटालिक बॉन्ड तो नंबर ऑफ अनपेयर्ड अनपेयर है ही नहीं, तो यहां पे वीक मेटालिक बॉन्ड होता है जिसकी वजह से दे हैव लो मेल्टिंग पॉइंट एंड बॉइलिंग पॉइंट। ऑल्सो जिंक कैडमियम मरकरी को हम बोलते हैं दैट दे आर कंसिडर्ड एज योर वॉलेटाइल मेटल्स। मेटलर्जी में शायद जिनका डिलीटेड है उनको तो नहीं पता होगा, बट मेटलर्जी में जिंक कैडमियम मरकरी को हम सेपरेट डिस्टिलेशन से करते हैं क्योंकि इनका बॉइलिंग पॉइंट लो होता है। वॉलेटाइल मेटल्स होते हैं, आसानी से वेपर में कन्वर्ट हो जाते हैं, सो दे आर वॉलेटाइल मेटल्स। सो एक्सेप्ट जिंक कैडमियम मरकरी जिनको हमने सूडो ट्रांजिशन एलिमेंट्स बोला था, इनमें वीक मेटालिक बॉन्ड होता है पर बाकियों में स्ट्रॉन्ग मेटालिक बॉन्ड होता है। सो रेस्ट अदर एलिमेंट्स हैव स्ट्रॉन्ग मेटालिक बॉन्ड, और जितना अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन ज्यादा होगा, साइज छोटा होगा, स्ट्रॉन्ग बॉन्ड होगा due to the presence of partially filled d orbital. So other elements have high melting point, boiling point in d block due to strong metallic bond. जहां जितना strong metallic bond होगा ज्यादा melting point, boiling point होगा, ठीक है। एक्सेप्शन याद रखना है जिंक कैडमियम मर्करी। नेक्स्ट है एंथैल्पी ऑफ एटमाइजेशन। एंथैल्पी ऑफ एटमाइजेशन क्या होता है, जब आप किसी मॉलिक्यूल को एटम में कन्वर्ट करते हो, सिंगल एटम में कन्वर्ट करते हो, जैसे CH4 को ब्रेक करा कार्बन और 4 हाइड्रोजन एटम में, O2 को ब्रेक करा 2 ऑक्सीजन एटम्स में, सोडियम को सॉलिड से गैस में कन्वर्ट करा, एटमाइज करा, इंडिविजुअल एटम हमने आइसोलेट करने की कोशिश करी। तो जब आप किसी को एटमाइज करते हो, मॉलिक्यूल को एटम में कन्वर्ट करते हो, तो जो एनर्जी रिक्वायर्ड होती है दैट इज कॉल्ड एज एंथैल्पी ऑफ एटमाइजेशन, ठीक है। द एंथैल्पी चेंज व्हेन अ मॉलिक्यूल इज कन्वर्टेड इनटू एटम्स। अब हम बोलते हैं एंथैल्पी ऑफ एटमाइजेशन, रिश्ता याद रखना है, is directly proportional to number of unpaired electrons। यानी जितना ज्यादा अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होगा उतना ही ज्यादा मेटालिक बॉन्ड स्ट्रॉन्ग होता है, उतनी ही ज्यादा एंथैल्पी ऑफ एटमाइजेशन होती है। सो हम बोल रहे हैं एंथैल्पी ऑफ एटमाइजेशन फर्स्ट इंक्रीजेस अप टू मिडल एंड देन डिक्रीजेस इन अ सीरीज। ऐसा क्यों हुआ बेटा, जब आप मिडल तक आते हो तो इलेक्ट्रॉन अनपेयर होता है, 3d1 3d2 3d3 3d4 3d5, 5 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन। 5 के बाद मैग्नीज के बाद अगर मैं बात करूं, इलेक्ट्रॉन पेयर होना स्टार्ट हो जाएगा, 3d6 में पेयरिंग, 7 में और पेयर, 8 में और पेयर, 9 में और पेयर, 10 तक तो सारे पेयर हो जाते हैं। सो जैसे जैसे इलेक्ट्रॉन अनपेयर था एंथैल्पी ऑफ एटमाइजेशन बढ़ता गया, बट जब इलेक्ट्रॉन की पेयरिंग स्टार्ट हो जाएगी तो एंथैल्पी ऑफ एटमाइजेशन क्या करना स्टार्ट कर देगा, डिक्रीज करना स्टार्ट कर देगा। ये बात समझ आई। जिंक का सबसे कम होगा 3d सीरीज में, फुली फिल्ड है, नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन 0 है, एंथैल्पी ऑफ एटमाइजेशन लो होगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट प्रॉपर्टी पर आते हैं, मैग्नेटिक प्रॉपर्टी। बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत सवाल आता है। हमें तीन भी क्या मेनली 2 पढ़ने हैं। डायामैग्नेटिक वो होते हैं जहाँ पे सारे इलेक्ट्रॉन्स पेयर्ड अप होते हैं, नो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन, दैट मीन्स ऑल द इलेक्ट्रॉन्स आर पेयर्ड अप। और अगर आप डायामैग्नेटिक सब्सटेंस को मैग्नेटिक फील्ड में रखोगे तो दे आर वीकली रिपेल्ड बाय द मैग्नेटिक फील्ड। पैरामैग्नेटिज्म तब आता है जब आपके पास अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, जितने ज्यादा अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होंगे पैरामैग्नेटिज्म उतना ज्यादा होता है। जब आप किसी पैरामैग्नेटिक सब्सटेंस को मैग्नेटिक फील्ड में रखते हो, दे आर वीकली अट्रैक्टेड बाय मैग्नेटिक फील्ड। और तीसरी कैटेगरी आती है आपकी फेरोमैग्नेटिक की। फेरोमैग्नेटिक स्ट्रांगली अट्रैक्टेड होते हैं मैग्नेट से, ये परमानेंट मैग्नेट्स बनाने के लिए यूज होते हैं। इनको आपने एक बार अगर मैग्नेटाइज कर दिया और फिर मैग्नेटिक फील्ड हटा दी तो भी ये मैग्नेटाइज रहते हैं, ठीक है। सो वंस मैग्नेटाइज दे विल रिमेन मैग्नेटिक इवन इफ यू रिमूव द मैग्नेटिक फील्ड। अब आता है म्यू एस। म्यू एस आपका होता है स्पिन ओनली मैग्नेटिक मोमेंट। सो स्पिन ओनली मैग्नेटिक मोमेंट निकालने के लिए हमें जो फॉर्मूला याद रखना है वो आपका ये है, म्यू एस
जो स्पिन ओनली मैग्नेटिक मोमेंट है, दैट इज इक्वल टू रूट में n इंटू एन प्लस टू बोहर मैग्नेटॉन. Bm इज बोहर मैग्नेटॉन, और यहाँ पे n डिनोट करता है बेटा आपका नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स. नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स. ठीक है, सवाल करते हैं. पहले यहां तक फॉर्मूला वगैरह देख लो, लिख लो, बाकी क्वेश्चन को ट्राई कर सकते हैं खुद से. चलिए कॉपर 2+ देखते हैं. कॉपर था 3d10 4s1, तो बेटा यहीं पे लिख देती हूं. कॉपर 2+ का मतलब है 4s से एक इलेक्ट्रॉन गया, 3d10 से एक इलेक्ट्रॉन गया, तो आपके पास आएगा 3d9. 3d9 बना लेते हैं. इमेजिन कर पाते हो तो बहुत बढ़िया, वरना बना लेना. एक ही अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है, यानी n की वैल्यू 1 है, तो म्यू एस का फॉर्मूला हो जाएगा रूट में n इंटू एन प्लस टू, यानी रूट में 1 इंटू 1 प्लस 2, 1 प्लस 2 3 इंटू 1 रूट 3, कितना होता है 1.732 बोहर मैग्नेटॉन, है ना. आसान सी चीज है. क्रोमियम पर आते हैं, तो क्रोमियम का कॉन्फ़िगरेशन था 3d5 4s1. 2+ का मतलब 2 इलेक्ट्रॉन निकालने हैं बेटा, तो एक s से जाएगा, एक d से जाएगा, तो यहाँ पे मेरे पास बचेगा 3d4. 3d4 हो जाएगा ये 1 2 3 4, यानी आपके पास 4 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स हैं, तो म्यू एस का वैल्यू आ जाएगा, रूट में सीधा फॉर्मूला लगा रही हूं बेटा, 4 इंटू 4 प्लस 2, 4 प्लस 2 6 4 जा 24 बोहर मैग्नेटॉन. बाकी सॉल्व खुद कर लेना. ठीक है, नेक्स्ट है आयरन 3+. आयरन होता है हमारा 3d6 4s2. आयरन 3+ का मतलब बेटा 3 इलेक्ट्रॉन निकालना है, तो 2 इधर से 1 इधर से, तो यहां पे बचेगा 3d5. 5 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स होंगे, तो n की वैल्यू कितनी आ गई 5. म्यू एस का फॉर्मूला लगा दो, 5 इंटू 5 प्लस 2, 5 7 35, तो रूट 35 बोहर मैग्नेटॉन हो जाएगा. ठीक है, लास्ट पार्ट है आपका निकल 2+. तो निकल होता है बेटा 3d8 4s2, राइट. सो निकल 2+ का मतलब 2 इलेक्ट्रॉन 4s से जाएंगे. अब हमें 3d8 बनाकर देखना है. 1 2 3 4 5 6 7 8, n की वैल्यू कितनी हो गई 2. म्यू एस हो जाएगा रूट में 2 इंटू 2 प्लस 2, यानी 2 प्लस 2 4 2 जा 8. आप चाहो तो इसको 2√2 लिख सकते हो. सो 2√2, 2 इंटू √2 होता है 1.414, तो आ जाएगा 2.828, 2.83 के अराउंड आएगा बोहर मैग्नेटॉन. सो पेपर में देख लेना, सॉल्व कर लेना, डेसिमल में निकालना हो तो निकाल देना. ये एक बहुत फ्रीक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चन है, FAQ. ठीक है, इस तरह के क्वेश्चन आपको बहुत ज्यादा आते हैं बोर्ड्स के अंदर, कलर पर, मैग्नेटिक मोमेंट पर, तो ये वाले सवाल काफी इंपॉर्टेंट है, इस पर ध्यान रखना है बेटा. ठीक है, चलिए नेक्स्ट प्रॉपर्टी कर रहे हैं मैग्नेटिक के बाद. कॉम्प्लेक्स की बात करते हैं, तो जो आपके ट्रांजिशन एलिमेंट्स होते हैं, जो डी ब्लॉक एलिमेंट्स होते हैं, बहुत तरह तरह के कॉम्प्लेक्सेस बनाते हैं, और नेक्स्ट चैप्टर हमारा पूरा का पूरा इसी पर है, कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स. बहुत अच्छा चैप्टर है, मजे आएंगे वहां पे पढ़ने में. कॉम्प्लेक्स क्यों बना रहे हैं डी ब्लॉक? एक तो स्मॉल साइज होता है, आयनिक चार्ज बहुत ज्यादा होता है क्योंकि वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट्स दिखाते हैं. इसके अलावा इनके पास d ऑर्बिटल की अवेलेबिलिटी होती है, जिसकी वजह से इलेक्ट्रॉन पेयर एक्सेप्ट हो सकता है, तो ये कॉम्प्लेक्स बना लेते हैं. ठीक है, सो रीजन पूछता है कि वाई डी ब्लॉक एलिमेंट्स शो कॉम्प्लेक्स फॉर्मेशन,
तो आपको रीजन याद रखने हैं, क्या क्या रीजन है? स्मॉल साइज, सेकंड हो गया हाई आयनिक चार्ज, और तीसरा हो गया अवेलेबिलिटी ऑफ डी ऑर्बिटल्स। ठीक है, एग्जाम्पल देखें जरा, FeCN6 माइनस MnH2O होल 4 2 प्लस। नेक्स्ट क्लास में, मतलब नेक्स्ट वीक में जब हम चैप्टर स्टार्ट करेंगे, CONH3 होल 6 3 प्लस, FeCN6 4 माइनस, मतलब वेराइटी ऑफ कॉम्प्लेक्स मिलता है आपको, वेराइटी जिससे बोलते हैं। ठीक है, नेक्स्ट है कैटालिटिक प्रॉपर्टीज। ठीक है, सो कैटालिटिक प्रॉपर्टीज में आते हैं। कैटलिस्ट हमें समझ आता है वो सब्सटेंसेस जो रिएक्शन के रेट को ऑल्टर करते हैं, द सब्सटेंसेस विच ऑल्टर द रेट ऑफ रिएक्शन। ये रेट को बढ़ा भी सकते हैं, घटा भी सकते हैं, बट जनरली हम पॉजिटिव कैटलिस्ट की बात करते हैं जो रिएक्शन के रेट को बढ़ाते हैं। सो जो कैटलिस्ट होते हैं यहाँ पे, सो डी ब्लॉक एलिमेंट शो अ वेरी गुड कैटालिटिक प्रॉपर्टी। ये बहुत अच्छे कैटलिस्ट की तरह बिहेव करते हैं। एक तो ये मल्टीपल ऑक्सीडेशन स्टेट शो कर सकते हैं, जैसे आयरन 2 प्लस 3 प्लस, है ना, कॉपर +1 +2, निकल 2 + 2 +4, अलग अलग दिखाता है। मैंगनीज तो +2 +3 +4 +5 +6 +7 तक दिखा सकता है। सो बिकॉज ऑफ द multiple oxidation states that they can show, they have the ability to form the catalyst or they act as good catalyst. तो reason आता है कि why they are good catalyst, they adopt multiple oxidation state और ये क्या बना सकते हैं? complex बना सकते हैं। एग्जाम्पल है, आयरन यूज होता है हेबर प्रोसेस में, जो अमोनिया की सिंथेसिस होती है, N2 + H2 gives NH3, तो वहां पे आपका आयरन एज कैटलिस्ट यूज होता है। कॉन्टैक्ट प्रोसेस पी ब्लॉक में पढ़ा होगा। ठीक है, सल्फ्यूरिक एसिड के प्रिपरेशन में हम V2O5 को यूज करते हैं, वेनेडियम पेंटाऑक्साइड एज कैटलिस्ट। PDCl2 विच इज वैकर प्रोसेस, वैकर प्रोसेस में हम क्या करते हैं? इथीन को चेंज करते हैं एसिटाल्डिहाइड इथेनॉल में, तो वहां पे आपका PDCl2 एज अ कैटलिस्ट यूज होता है और इस प्रोसेस को वैकर प्रोसेस बोलते हैं। निकल यूज होता है हाइड्रोजनेशन में, पता ही होगा, वेजिटेबल ऑयल को वेजिटेबल घी में, एल्कीन को एल्केन में, एल्काइन को एल्केन में आपका निकल एज कैटलिस्ट यूज होता है। इसके अलावा TiCl4 प्लस ट्राई इथाइल एल्यूमिनियम, TiCl4 प्लस ट्राई इथाइल एल्यूमिनियम, ये यूज होता है एज जिगलर नाटा कैटलिस्ट। ये पॉलीमर चैप्टर में था। हाई डेंसिटी पॉलिथीन बनाने के लिए हम ZNC जिगलर नाटा कैटलिस्ट यूज करते हैं। टाइटेनियम डी ब्लॉक एलिमेंट। इसके अलावा मैग्नीज डाइऑक्साइड यूज होता है एज अ कैटलिस्ट फॉर द डीकॉम्पोजिशन ऑफ KClO3 to KCl plus O2. ठीक है, so KClO3 which is potassium chlorate decomposes at very high temperature. बट जब आप मैग्नीज डाइऑक्साइड यूज करते हो तो आप बहुत लो टेम्परेचर, मतलब ऑब्जर्व होता है, टेम्परेचर को लोअर डाउन कर देता है व्हेन MnO2 इज यूज्ड एज अ कैटलिस्ट। ठीक है, चलिए नेक्स्ट है फॉर्मेशन ऑफ कलर्ड आयंस। ठीक है, कलर्ड आयंस बहुत इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है। कलर किस किस वजह से आता है डी ब्लॉक एलिमेंट्स के अंदर। ठीक है, चलिए ओके, सो कलर बेसिकली क्यों आता है? एक्चुअली बहुत ज्यादा, पर मुझे नहीं पता तुम लोगों को डिस्टर्बेंस आ पा रही है नहीं आ पा रही, बट इधर साथ में कोई बिल्डिंग के अंदर बहुत ज्यादा से ड्रिलिंग हो रहा है एंड दैट वाइब्रेशन इज एक्चुअली डिस्टर्बिंग मी इन द टीचिंग। सो देखते हैं, अभी थोड़ी देर देखते हैं, वरना जाके कंप्लेन करेंगे और क्या है। सो कलर किसकी वजह से आता है? कलर आता है बिकॉज ऑफ द प्रेजेंस ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स। जो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वो एक्साइटेशन जाते हैं लो लेवल से हाई लेवल, फिर हाई लेवल से फॉल बैक करते हैं लो लेवल में, एनर्जी एमिट करते हैं, रेडिएशन की फॉर्म में आपको कलर दिखता है। सो कलर जो डी ब्लॉक के अंदर आता है दैट इज ईदर बिकॉज ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन, एक्साइटेशन होता है, इस ट्रांजिशन को हम बोलते हैं DD ट्रांजिशन, जो मैं CFT में पढ़ाऊंगी, क्रिस्टल फील्ड थ्योरी में, कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स में। D0 और D10 कॉन्फ़िगरेशन के आयंस बेटा कलरलेस होंगे, ये बात समझ आती है। D0 में कोई D का इलेक्ट्रॉन है ही नहीं और D10 में सारे के सारे इलेक्ट्रॉन पेयर्ड है, तो वो तो कलरलेस होंगे। कलर आएगा जब अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स हो। ठीक है, सो एक तो कलर आता है बिकॉज ऑफ द DD ट्रांजिशन,
ये ध्यान रखना है दैट D0 एंड D10 जो है वो आपके कैसे होते हैं, कलरलेस होते हैं। इसके अलावा अलोंग विद डी ट्रांजिशन कलर आ सकता है मे बी बिकॉज ऑफ चार्ज ट्रांसफर स्पेक्ट्रा। अब समझना, जैसे आपका MnO4 माइनस होता है पर मैग्नेट आयन, मैग्नीज का ऑक्सीडेशन स्टेट होगा +7 है ना, x - 8 इक्वल टू -1, x आएगा +7, मैग्नीज +7। अब बेटा और समझो, मैग्नीज होता है 3d5 4s2, मैग्नीज +7 में तो यार सारे के सारे 2 यहां से 5 यहां से सारा निकल गया, यानी यहाँ पे 3d0 है तो इसको तो कलरलेस होना चाहिए था। बट हमें पता है भाई पर मैग्नेट जो होता है वो कौन से कलर का होता है, पिंक कलर का होता है। तो ये कलर किस वजह से आया, डी के अंदर तो इलेक्ट्रॉन ही नहीं थे और हम बोल रहे हैं अगर D0 था तो कलरलेस होना चाहिए था। बट कलर सिर्फ एक रीजन से नहीं आ रहा, सिर्फ डी ट्रांजिशन न होना जरूरी नहीं है। तो यहाँ पे कलर कैसे आता है, चार्ज ट्रांसफर होता है। तो जो आपका ऑक्साइड आयन होता है पर मैग्नेट के अंदर, जो ऑक्सीजन होता है वो अपना चार्ज मेटल को क्या कर देता है, ट्रांसफर कर देता है, मेटल के वेकेंट ऑर्बिटल में अपना चार्ज ट्रांसफर कर देता है और इसको बुलाते हैं लीगेंड। ऑक्सीजन एक लीगेंड की तरह बिहेव करता है टू मेटल चार्ज ट्रांसफर, क्या बुलाते हैं इसको, LMCT, लीगेंड टू मेटल चार्ज ट्रांसफर। एक और एग्जांपल होता है LMCT का Cr2O7 2-, डाइक्रोमेट आयन ऑरेंज कलर का होता है। अब यहाँ पे आप देखोगे क्रोमियम +6 का होगा, क्रोमियम +6 का होगा तो D0 है, 3D0 होगा, पर इसमें भी कलर आता है। तो यहाँ पे भी क्या करता है, जो ऑक्सीजन होता है वो अपना चार्ज ट्रांसफर कर देता है क्रोमियम को, लीगेंड टू मेटल चार्ज ट्रांसफर हो जाता है। इसके अलावा Fe4 FeCN6 जो होता है वो ब्लू कलर का होता है, यहाँ पे चार्ज ट्रांसफर मेटल टू मेटल होता है, मेटल, ये वाला मेटल दूसरे मेटल को चार्ज ट्रांसफर कर देता है। तो एक तो डी ट्रांजिशन की वजह से कलर होता है कि लोअर डी से हायर डी में इलेक्ट्रॉन जाता है फिर फॉल बैक करता है। D0 D10 आयंस कलरलेस होते हैं सोल्यूशन में मैक्सिमम केसेस में, बट कुछ कुछ जगह में D0 होने के बाद भी अगर कलर आ रहा है तो वो समझ जाओ चार्ज ट्रांसफर से आ रहा होगा। तो पर मैग्नेट आयन, डाइक्रोमेट आयन, ये कलर होते हैं Fe4 FeCN6, ये कलर है बिकॉज ऑफ द चार्ज ट्रांसफर। इनमें LMCT लग रहा था लीगेंड टू मेटल चार्ज ट्रांसफर या मेटल टू मेटल चार्ज ट्रांसफर। इसके अलावा कलर पोलराइजेशन की वजह से भी आता है, जैसे सिल्वर ब्रोमाइड, सिल्वर आयोडाइड कलर्ड होते हैं जबकि सिल्वर क्लोराइड व्हाइट कलर का होता है। तो AgBr होता है आपका पेल येलो, AgI होता है आपका येलो। तो यहाँ पे कलर आता है बेटा पोलराइजेशन की वजह से, जितना ज्यादा बड़ा एनायन होता है वो उतना ज्यादा क्या हो जाता है, पोलराइज हो जाता है ना। फिजांस रूल नाम की एक चीज 11वीं में थी, स्मॉलर द साइज ऑफ केटायन मोर इज द पोलराइजिंग पावर, लार्जर द साइज ऑफ एनायन मोर द एनायन गेट्स पोलराइज, उतना ज्यादा एनायन क्या होता है, पोलराइज हो जाता है। तो AgCl में Cl- छोटा होता है, Br- और बड़ा होता है, I- और बड़ा होता है। सो AgI के अंदर क्योंकि I- बड़ा एनायन है, पोलराइजेशन ज्यादा होती है, कलर की इंटेंसिटी बढ़ती जाती है। तो AgCl व्हाइट होता है, AgBr पेल येलो होता है, AgI येलो कलर का होता है। एनायन बढ़ता जाता है, पोलराइजेशन बढ़ता जाता है, कलर बढ़ता जाता है। सो कलर इन 3 रीजन से आ सकता है। चलो अब क्वेश्चंस कर लेते हैं जरा। क्वेश्चन कह रहा है इनमें से कौन सा आयन कलर होगा सोल्यूशन में। चलिए जिंक 2+, बेटा जिंक 2+ होता है 3d10 4s0 हो जाएगा, सारे इलेक्ट्रॉन पेयर्ड है, कलरलेस होगा। स्कैंडियम टाइटेनियम, टाइटेनियम होता है 3d2 4s2, टाइटेनियम 4+ में 3d0 कलरलेस। कॉपर प्लस, कॉपर होता है 3d10 4s1, कॉपर प्लस होगा 3d10, सारे इलेक्ट्रॉन पेयर्ड है, कलरलेस होगा, ठीक है। स्कैंडियम टाइटेनियम वेनेडियम, वेनेडियम होता है 3d3 4s2, वेनेडियम 3+ का मतलब 2 इधर से गया 1 इधर से गया, 3d2 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होगा
और अगर अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होगा तो ये क्या होगा आपका, कलर्ड होगा। चलिए नेक्स्ट है, व्हाई डू द ट्रांजिशन एलिमेंट्स हैव हायर एंथैल्पी ऑफ एटमाइजेशन? सो they have higher enthalpy of atomization because of the due to the presence of unpaired electrons। और जितना ज्यादा अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होता है, नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स, एंथैल्पी ऑफ एटमाइजेशन उतना ही क्या होता है हमारा, ज्यादा होता है। सो एंथैल्पी ऑफ एटमाइजेशन is directly proportional to number of unpaired electrons। चलिए ये एनसीईआरटी का एग्जाम्पल है 8.2। नेक्स्ट एनसीईआरटी के इंटेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं। इन द सीरीज स्कैंडियम टू जिंक द एंथैल्पी ऑफ एटमाइजेशन ऑफ जिंक इज द लोएस्ट। यानी जब आपको जिंक को एटमाइज करना होता है, एटम में कन्वर्ट करना होता है, तो बहुत कम एनर्जी चाहिए होती है। ऐसा क्यों है? तो आपको ये मैं बता चुकी थी जब एंथैल्पी ऑफ एटमाइजेशन बताया था। जिंक इज 3d10 4s2, ऑल द इलेक्ट्रॉन्स आर पेयर्ड अप, जिसकी वजह से इट इज गोइंग टू हैव लो एंथैल्पी ऑफ एटमाइजेशन, है ना। जिंक की कम होती है क्योंकि एंथैल्पी ऑफ एटमाइजेशन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन। अब यहाँ पे अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है ही नहीं, जीरो है, तो इसकी एंथैल्पी ऑफ एटमाइजेशन सबसे कम होगी। नेक्स्ट है, विच ऑफ द 3D सीरीज ऑफ द ट्रांजिशन मेटल, 3D सीरीज ऑफ द ट्रांजिशन मेटल एग्जिबिट द लार्जेस्ट नंबर ऑफ ऑक्सीडेशन स्टेट। ये मैं पीछे करा चुकी हूँ। सो मैग्नीज शो करता है कहां से कहां तक, +2 से +7 तक। और क्यों शो कर रहा था? ड्यू टू सिमिलर एनर्जी ऑफ 3D एंड 4s इलेक्ट्रॉन्स। चलिए नेक्स्ट है, E0 वैल्यू फॉर कॉपर इज पॉजिटिव, व्हाट इज द पॉसिबल रीजन फॉर दिस? क्यों था? तो ये मैंने बताया था बेटा, इन केस ऑफ कॉपर द एनर्जी रिक्वायर्ड to convert copper solid to copper 2+ aqueous is not compensated by its hydration energy, है ना। सो जो हमारे को एनर्जी रिक्वायर्ड होती है वो ज्यादा होती है, जो रिलीज एनर्जी थी, हाइड्रेशन एनर्जी, वो कम थी, तो रिक्वायर्ड एनर्जी कंपनसेट ही नहीं हो पाती देन द रिलीज्ड एनर्जी। यानी रिक्वायर्ड, मेरे को रिक्वायरमेंट बहुत ज्यादा है पर मेरे को चीज कम मिल रही है, तो मैं कमियां ही निकालती रहूंगी चीजों के अंदर, है ना। तो यहाँ पे यही होता है, रिक्वायर्ड एनर्जी जो पॉजिटिव में होती है वो बहुत ज्यादा होती है, जो रिलीज एनर्जी नेगेटिव में होती है वो बहुत कम होती है। पॉजिटिव वाला फैक्टर खेल जाता है, बहुत डोमिनेंट होता है, और वैल्यू कैसी आती है आपकी, पॉजिटिव आती है। चलिए नेक्स्ट प्रॉपर्टी कर रहे हैं बेटा, अलॉय फॉर्मेशन। अलॉयज क्या होते हैं हमारे? अलॉयज बेसिकली आपका होता है, अगर हम डिफाइन करें तो, होमोजीनियस मिक्सचर of 2 or more metals or metal and नॉन मेटल। यहाँ पे कहाँ से सवाल आता है वो बता देती हूँ। पहली बात तो डिफाइन हम बचपन से पढ़ रहे हैं, तो आपसे ऑब्वियसली बात है 12th में आगे कोई डिफाइन नहीं पूछेगा, खुदा ना खास्ता पूछ ले बोर्ड के अंदर, तो आपको डिफाइन आनी चाहिए। अलॉयज आर होमोजीनियस मिक्सचर ऑफ 2 और मोर मेटल्स, या फिर मेटल एंड नॉन मेटल। ये कभी भी नॉन मेटल का मिक्सचर नहीं होता। दूसरा, हम बोलते हैं जो डी ब्लॉक एलिमेंट्स होते हैं, कॉपर हो गया, जिंक हो गया, ये बहुत अलॉय फॉर्मेशन में यूज होते हैं। निकल हो गया, कॉपर है, जिंक है, आयरन है, दे आर एक्सटेंसिवली यूज टू मेक अलॉयज। ऐसा क्यों है? क्यों इनके अंदर ऐसी खास बात है कि हम इनको अलॉय बनाने के लिए यूज करते हैं?
सो ऑलमोस्ट सिमिलर साइज होता है मेटल आयन का, बहुत ज्यादा वेरिएशन तो थी नहीं, साइज बहुत ज्यादा ना बढ़ रहा था ना घट रहा था, थोड़ा डिक्रीज हुआ फिर कांस्टेंट हुआ था फिर बढ़ा था एक रो के अंदर। सो ड्यू टू सिमिलर साइज, और जो भी आप अलॉय बनाते हो बेटा, ये बहुत इंपॉर्टेंट कंडीशन है, जिन भी आप अलॉय बनाने के लिए मेटल्स को मिक्स कर रहे होते हो उनकी जो साइज की रेशियो है, जो साइज का डिफरेंस है, वो विद इन 15% होना चाहिए, 15% से ज्यादा नहीं होना चाहिए, 15% से कम चलेगा पर ज्यादा नहीं होना चाहिए। तो जो भी आप मेटल मिक्स करते हो उनके साइज की जो रेशियो है वो 15% से कम की ही होनी चाहिए, ज्यादा साइज डिफरेंस दोनों के बीच में नहीं होना चाहिए। सो क्योंकि डी ब्लॉक के अंदर ऑलमोस्ट सिमिलर साइजेस होते हैं, ज्यादा डिफरेंस नहीं होता, हाई आयनिक चार्जेस होते हैं, खाली डी ऑर्बिटल्स प्रेजेंट होते हैं इनके पास, इसीलिए बहुत बढ़िया अलॉय बनाते हैं। बट यहां पर क्वेश्चन आ जाता है, ठीक है, कि साइज रेशियो टू फॉर्म द अलॉयज व्हाट शुड बी द साइज रेशियो। सो द साइज रेशियो या द मेटल शुड हैव द सिमिलर साइजेस विद इन 15% ऑफ रेंज। स्टील अलॉय होता है आपका किसका, आयरन एंड कार्बन का। ब्रास अलॉय होता है बेटा कॉपर और जिंक का। स्टेनलेस स्टील होता है आयरन, निकल, क्रोमियम एंड फ्यू ट्रेसेस ऑफ कार्बन, ठीक है। ब्रॉन्ज होता है, सोल्डर होता है, जर्मन सिल्वर होता है आपका, एल्निको होता है, बहुत सारे अलॉयज होते हैं आपके। गोल्ड ज्वेलरी अलॉय होती है, गोल्ड की मिक्स विद सिल्वर और कॉपर। नेक्स्ट है, इससे बहुत सालों में सवाल आ रखा है, बहुत बार सवाल आ रखा है। पहला सवाल, और ये जनरली 3 नंबर का क्वेश्चन आता है, ये तक बता रही हूँ। What are interstitial compounds? Write any 2 characteristics या write the characteristics of interstitial compound. तो ये particular topic itself is very 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 important, ठीक है। सो इंटरस्टिशियल कंपाउंड्स क्या होते हैं, नाम से समझना। इंटरस्टिशियल साइट्स हम सॉलिड स्टेट में पढ़ चुके हैं, जो खाली जगह होती है, जो छोटी छोटी खाली जगह होती है। तो क्योंकि डी ब्लॉक एलिमेंट सारे के सारे मेटल होते हैं, इनकी एक मेटल की लैटिस होती है, 3D अरेंजमेंट होता है, उसमें जो खाली जगह होती है जिसको हम इंटरस्टिशियल साइट्स बोलते हैं, तो वहां पे जो स्मॉल साइज एटम होते हैं, जैसे बोरॉन हो गया, कार्बन हो गया, नाइट्रोजन हो गया, ये वो छोटी छोटी इंटरस्टिशियल साइट्स को क्या कर लेते हैं, ऑक्यूपाई कर लेते हैं। और फिर जो कंपाउंड बनता है उन कंपाउंड्स को हम क्या बुलाते हैं, इंटरस्टिशियल कंपाउंड्स। तो पहले डेफिनेशन पढ़ते हैं, और ये याद भी करनी है आपको मेरे साथ साथ। स्मॉल साइज्ड एटम्स सच एज हाइड्रोजन, बोरॉन, कार्बन, नाइट्रोजन कैन इजीली ऑक्यूपाई पोजिशन इन दी वॉइड्स। वॉइड्स को ही तो हम इंटरस्टिशियल साइट से खाली जगह बोलते हैं, अनऑक्यूपाइड स्पेस। So they occupy the voids present in the crystal lattices of transition metal. ट्रांजिशन मेटल की जो लैटिस है उसमें जो खाली जगह है, जो वॉइड है, जो इंटरस्टिशियल साइट्स है, उनको स्मॉल साइज एटम्स ऑक्यूपाई कर लेते हैं, और जो नया कंपाउंड बनता है उसको हम क्या बुलाते हैं, इंटरस्टिशियल कंपाउंड्स। इंटरस्टिशियल कंपाउंड्स बेटा जनरली नॉन स्टोइकियोमेट्रिक होते हैं, यानी यहाँ पे रेशियो फिक्स नहीं होता, ना ये पूरी तरह आयनिक होते हैं ना पूरी तरह कोवेलेंट होते हैं। तो नीदर आयनिक कंप्लीटली, नीदर कोवेलेंट कंप्लीटली। एग्जाम्पल TiC, Mn4n, Fe3H, यहाँ पे देखो नॉन स्टोइकियोमेट्रिक है, रेशियो मेंटेन नहीं है, यहाँ पे भी रेशियो मेंटेन नहीं है, ठीक है। कैरेक्टरिस्टिक्स इंपॉर्टेंट, इंटरस्टिशियल कंपाउंड्स जो होते हैं इनका मेल्टिंग पॉइंट हाई होता है, ठीक है, प्योर मेटल के कंपैरिजन में। उसी मेटल में जब इंटरस्टिशियल साइड पे कोई आ गया तो मेल्टिंग पॉइंट इंक्रीज कर जाता है। इंटरस्टिशियल कंपाउंड्स हार्ड होते हैं एज कंपेयर टू द ओरिजिनल मेटल। इसके अलावा ये अपनी मेटालिक कंडक्टिविटी रिटेन रखते हैं, यानी जितना पहले कंडक्ट कर रहे थे अभी भी उतना ही कंडक्ट करते हैं। और केमिकली कैसे होते हैं, इनर्ट होते हैं, यानी दूसरे के साथ आसानी से रिएक्ट नहीं करते हैं। सो दिस इज अ वेरी 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 इंपॉर्टेंट टॉपिक, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो आपको प्रीवियस ईयर में रिपीटेडली मिलेगा। व्हाट आर इंटरस्टिशियल कंपाउंड्स, राइट द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ इंटरस्टिशियल कंपाउंड। तो प्लीज भगवान के लिए 4 कैरेक्टरिस्टिक याद कर लेना, डेफिनेशन याद कर लेना और एग्जाम्पल याद कर लेना। पेपर में सवाल आ जाए तो मुझे याद कर लेना। सो आज की क्लास में बेटा इतना ही कर रहे हैं। नेक्स्ट क्लास में बची हुई कैरेक्टरिस्टिक्स करेंगे ट्रांजिशन एलिमेंट की, जो थोड़ी बहुत बची है। K2Cr2O7 आना नहीं है, KMnO4 आना नहीं है,
सो आपका बस बचेगा लैंथेनॉइड्स। लैंथेनॉइड्स में भी हमें सारा नहीं पढ़ना, सिर्फ कॉन्फ़िगरेशन, ऑक्सीडेशन स्टेट, लैंथेनॉइड कॉन्ट्रैक्शन एंड इट्स कॉन्सिक्वेंसेस। एक्टिनॉइड है नहीं। सो कल की क्लास में आपका चैप्टर खत्म हो जाएगा। नेक्स्ट वीक से कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स को स्टार्ट करेंगे। सी यू टुमारो, बाय बाय।